नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू फर्स्ट में। जो तैयारी सीटेट की के विषय के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज, वो है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पेयर्स, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता और साथी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की कि समाजीकरण क्या होता है। दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट है समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का, ये सोशियोलॉजी से निकल के आया है, समाजशास्त्र से आया है। इसमें बच्चे को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है कि उसको सामाजिक कैसे बनाया जाए, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही समाजीकरण कहा गया है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति समाज में रहना सीखता है। जी हाँ, व्यक्ति समाज में रहना सीखता है, समाज में भी रहना सीखना पड़ता है। उसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहा गया है। यहाँ पर दो परिभाषाएं दी गई हैं, एक एक करके परिभाषा लेते हैं। जॉनसन की परिभाषा है, सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट अनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। ये एक तरह की ट्रेनिंग है, एक तरह की लर्निंग है। इसमें जो भी सीखने वाले हैं, जो भी लर्नर्स हैं, उनको ये बताया जाता है कि कैसे अपना जो आपका सोशल रोल है, जो सामाजिक भूमिका है, उसको आपको कैसे निभाना है। अब ये भी कहा है उन्होंने साथ के साथ कि कोई हर चीज़ सीखना, कोई भी चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं है। सीखने की वही प्रक्रिया समाजीकरण कही जाती है जिसकी मदद से जो कोई व्यक्ति है उसकी भागीदारी समाज में संभव होती है। कहीं उसका कोई रोल है सोसाइटी में, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वही चीज़ वहाँ पर अगर वो हेल्प कर रहा है तो वो समाजीकरण है। इसी के साथ ही बोगार्डस ने भी कहा कि द प्रोसेस वेयर बाय पर्सन लर्न टू बिहेव डिपेंडेंटली टुगेदर ऑन बिहाफ ऑफ human welfare and in so doing experience social self-control, social responsibility and balanced personalities is known as socialization. इनका कहना है कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है, यहाँ पर क्या होता है इस प्रक्रिया में कि कोई व्यक्ति है एक दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है। समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहकर के व्यवहार करना सीखता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर सामाजिक आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल, सोसाइटी में किस तरह से सेल्फ कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, सोसाइटी में और भी लोग हैं, तो आपको उनकी भी मौजूदगी का ध्यान रखना है। तो सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आप संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं, यानी कि बैलेंस पर्सनालिटीज। जो भी और लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं तो वो भी उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है समाज में रहने के लिए, समाज में शांति स्थापित करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। या यहाँ पे इस तरह से कहा जा सकता है कि समाजीकरण एक तरह की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति के बारे में सीखता है, किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, या इन सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को कैसे निर्वाह कर सकते हैं, इस सब की जो जानकारी है वही सोशलाइजेशन कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। इसके आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की ये जो प्रक्रिया है, इसके भी कुछ फीचर्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके की माध्यम से हम प्रोसेस सोशलाइजेशन को और अधिक समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे, स्टार्टिंग से यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है और तब उसमें किस तरह से सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये अलग अलग स्टेप्स में बताया गया है, अलग अलग चीज़ों में बताया गया है। पहला है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ रियलिटी, वास्तविकता की भावना का विकास होना। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद आप देखते हैं कि वह बच्चा जो है टोटली अपने मदर पे डिपेंड करता है, अपनी माँ पर डिपेंड करता है। और जब उसका जन्म होता है उसके कुछ समय बाद, एक दो सालों के बाद ही वो
उसको जो भी उसका कल्पना संसार बना है, जो भी उसका इमेजिनेशन वर्ल्ड बना है, उसको छोड़ करके उसे अपने सामाजिक जीवन को अपनाना ही है। समाज में आना है, पीयर ग्रुप में आना है, सोसाइटी में आना है। तो ये, और वो वहाँ से परिचित भी नहीं है, तो क्यों वो सोचता है कि भाई ये जैसा वह करना चाहता है वैसा ही होता है, और वो जो प्लेजर होता है, आनंद होता है, प्लेजर ही उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। और जो उसका व्यवहार जो होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, जिसे हम कहते हैं अहम केंद्रित होता है। लेकिन जल्द ही उसको पता चल जाता है कि जो उसकी मदर है या उसके जो आसपास के लोग हैं, वो केवल उसके लिए नहीं है, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इसलिए वो उसको ये चीज़ें स्वीकार करनी ही पड़ती हैं उसको। तो अपनी ये जो निराशाएं हैं उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, और दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। और इसलिए इसको मतलब वो सीख जाता है कि किस तरह से इसको स्वीकृति भी देनी है, इसको स्वीकार करना है। इसके बाद आता है टू लर्न लैंग्वेज, भाषा सीखना। भाषा सीखना में ऑब्वियसली भाषा सीखने की बात आ रही है, लेकिन उससे पहले संकेतों के माध्यम से बच्चा रिएक्ट करता है। आप देखते हैं कि बच्चा अपनी कोई भी आवश्यकताएं हैं, कोई भी भावनाएं हैं, उनके लिए वो संकेतों का प्रयोग करता है। जैसे उसको कोई आंख का इशारा किया जाए, या कोई चेहरे के भावों में कुछ थोड़ा सा भी परिवर्तन हो, तो ये सारी जो संकेत हैं, ये हमारे विचार और दृष्टिकोण को शब्दों की अपेक्षा अधिक से स्पष्टतया प्रकट कर सकते हैं। ये जो संकेत होते हैं हमारे सामाजिक संबंधों के स्थापन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो संकेतों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो संकेतों से एक तरीके से हम अपना अपना भाव प्रकटीकरण करना चाहते हैं, और इन्हीं संकेतों के माध्यम से हम अपनी स्वीकृति अस्वीकृति ये भी प्रकट करते हैं। तो संकेतों के पश्चात भाषा सीखने की बात आती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टू लर्न लैंग्वेज। भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। बच्चा भी आवाज़ को सुनता है माता पिता की, और उसकी ओर आकर्षित होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भाषा के माध्यम से करता है ना। अपने आप को ये माता पिता बुलाते हैं, बात करते हैं, इसी से भाषा के माध्यम से ही ये सब होता है। तो माता पिता सिखाने की जो प्रत्यक्ष विधि है, उसके द्वारा ही भाषा ज्ञान में अभिवृद्धि करने का प्रयास करते रहते हैं। इस तरह से भाषा के माध्यम से बालक का समाजीकरण होता है। फिर टू लर्न यूजफुल एक्टिविटीज, उपयोगी क्रियाएं सीखना। अब उसको भाषा भी आ गई है। भाषा के बाद अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चा जो है परिवार में जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है, उनको कॉपी करना शुरू कर देता है। तो जो बॉयज़ हैं अपने फादर को लेकर के, उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर के कॉपी करना शुरू करते हैं, गर्ल्स मदर को लेकर के करना शुरू करती हैं। लेकिन उनमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो डिज़ायरेबल हैं, जो अनडिज़ायरेबल हैं। तो जो डिज़ायरेबल हैं तो वो चलने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अनडिज़ायरेबल है उनको भी पेरेंट्स रोकते हैं, और एक तरीके से वो इसलिए रोका जाता है कि समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको वहीं रोका जाता है, क्योंकि ये भी एक तरीके की समाजीकरण की ट्रेनिंग है, एक प्रशिक्षण है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टू नो द स्टेटस एंड डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी एंड प्रिपेयर फॉर देम। समाज में अपनी परिस्थिति और विविध भूमिकाओं को जानना और उनकी तैयारी करना। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जब एक तरह से छटाई शुरू हो गई है कि कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद अब जो बच्चा है उसको मतलब इसी तरह से ट्रेनिंग उसको मिलना शुरू हो जाती है कि किस तरह से उसको समाज में रहना है। तो यहाँ पर उसको अपनी परिस्थिति का पता होना चाहिए कि समाज में उसका क्या रोल है, और उसको उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है। अगर मान लीजिए जैसे एक हम या लिंग का विभाजन होता है, लिंग के आधार पर हम विभाजन करते हैं, और काम उसी हिसाब से हमारा विभाजित होता है। किस तरह से कपड़े पहने जाएंगे, किस तरह से व्यवहार होगा, क्या हमारे शौक होंगे, क्या हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे। तो इसकी ट्रेनिंग हमें दी जाती है।
कविताएं, कहानियाँ, आपसी बातचीत, खेल के द्वारा हम इस तरह के कई सामाजिक गुण हमें सीखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है टू डेवलप कंसाइंस, आत्मा का विकास करना। अब आत्मा, अहम, स्वयं, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर डेवलप हो रही हैं कि यहाँ पर स्व की भावना का विकास होता है। स्व की भावना को जब हम जानते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व बनता है और मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो काम करता है उसी के हिसाब से। तो मनुष्यों के सर्वाधिक संपर्क के साथ साथ बच्चों में स्व का विकास होता है। बच्चे का ये जो संपर्क है सबसे पहले भौतिक स्तर पर ही होता है। भौतिक स्तर पर किस तरह से होता है? अपनी माँ के कांटेक्ट में रहता है, वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ और उसकी भावनात्मक आवश्यकताएं हैं। धीरे धीरे जो बच्चा है अपने शरीर के अतिरिक्त, मतलब ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके अतिरिक्त आसपास की चीज़ों को भी समझने लगता है, वस्तुओं के साथ सामाजिक संबंध जोड़ता है। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका जो स्व है वो जागृत हो जाता है, आत्म उसका जागृत हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन की, समाजीकरण के साधन। समाज में रहते हुए कौन से ऐसे साधन हैं जो कि किसी बच्चे को समाजीकरण में सहायता करते हैं? तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसे हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है परिवार, परिवार के बाद है विद्यालय, फिर समुदाय, फिर राज्य। परिवार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बच्चा है जो कांटेक्ट में आता है वो है समाजीकरण का पहला साधन परिवार। घर जो है वो एक तरीके से बच्चे का पहला विद्यालय है, क्योंकि यहीं पर उसको सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक शिक्षा, सभी शिक्षाएं उसको यहीं मिल रही हैं। एक बेस उसको मिल रहा है, एक आधार उसको प्राप्त हो रहा है। समायोजन करना भी यहीं से सीखता है। समाज में किस तरह का व्यवहार प्रकट करना है उसका आधार भी उसको परिवार में ही मिलता है। यहाँ पर ही प्रेम, दया, घृणा, द्वेष, सहयोग, ममता, सहनशीलता, ये जो स्थायी मूल्य हैं इनका विकास भी परिवार में ही होता है। अच्छी आदतें, चरित्र किस तरह से हो इसके बारे में भी परिवार ही हमें शिक्षित करता है। हमारा मानसिक एवं भावात्मक विकास हो, प्रेम का विकास हो, ये सारी शिक्षाएं हमें परिवार से प्राप्त होती हैं। किस तरह से निर्देशन हो, सहयोग की शिक्षा, निर्देशन, परामर्श की शिक्षा, आज्ञा पालन, अनुशासन, किस तरह से आज्ञा का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, और जीविकोपार्जन की शिक्षा भी। ये इसका जो पूरा आधार है, आप कह सकते हैं ये सारा आधार आपको परिवार में ही प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय की, कि विद्यालय किस तरह से समाजीकरण के साधन के रूप में आता है। तो आप देख रहे हैं कि परिवार में जो कुछ सीखा है वो एक आधार का काम करता है। अब विद्यालय का काम शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि समाज की जटिलता को हल करने का साधन विद्यालय में ही है। समाज में जितनी भी जटिलताएं हैं उसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए वो विद्यालय की गतिविधियों में हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जाना हमें सोसाइटी में ही है। तो हम सोसाइटी के लिए ही तैयार हो रहे हैं, जो बच्चा है वो सोसाइटी के लिए ही तैयार हो रहा है। तो समाज की जटिलता को हल करने का साधन विद्यालय है। सांस्कृतिक परंपराएं जो हमारे यहाँ पे चली आती है उसका निर्वहन कैसे किया जाए ये भी विद्यालय में हम देखते हैं। हम विद्यालय की गतिविधियों में देखते हैं कि विभिन्न जो हमारे त्योहार हैं ये मनाए जाते हैं, विभिन्न ओकेजन्स पर सेलिब्रेशन होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक आइडिया दिया जाए कि समाज में इसको किस तरह से हम मनाते हैं और क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। एक विकासोन्मुख वातावरण विद्यालय प्रदान करता है कि जहाँ पे बच्चे का विकास संभव हो सकता है। घर और समाज के कड़ी के रूप में विद्यालय काम करता है, क्योंकि एक तरीके से घर है, फैमिली है, और दूसरी तरफ आपका समाज है, तो उनके बीच में एक विद्यालय है जो एक कड़ी की तरह काम कर रहा है। जो कमियां घर में रह गई हैं वो विद्यालय पूरी करेगा और समाज में जाने के योग्य बनाएगा। फिर सर्वांगीण विकास का दायित्व भी विद्यालय के ऊपर है। सर्वांगीण विकास में सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, कैरेक्टर, सोशल फीलिंग, सिटीजनशिप, वर्चुअस, कल्चरल वर्चुअस, मतलब ये सारे के सारे जितने भी डेवलपमेंट है उसका विकास जो है, डेवलपमेंट जितने भी हैं उनका जो दायित्व है वो विद्यालय के ऊपर है। या विद्यालय व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देने का काम भी करता है।
क्योंकि जो हमारे आजकल आपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के बारे में सुना होगा, तो व्यावसायिक शिक्षा वहीं से प्राप्त हो रही है। तो विद्यालय इसे अपनी जिम्मेदारी मानता है और मानव कल्याण के लिए भी वो काम करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं समुदाय की, कम्युनिटी की। तो अब आप देखेंगे परिवार और विद्यालय से ऊपर बात आती है कम्युनिटी की, समुदाय की। तो कम्युनिटी का ये काम बनता है कि वो विद्यालयों का निर्माण करें, विद्यालय बनाए, और जो एजुकेशन में जो करिकुलम है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, शिक्षा संगठन की रूपरेखा होगा, उसका निश्चय करेगा। और तो और जो व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की जो नींव विद्यालय में रखी जा रही है, उसकी व्यवस्था का काम भी समुदाय के ऊपर ही है। फिर एक हमारी समाज में और भी वर्ग है जिसको शिक्षा की आवश्यकता है, जैसे कि प्रौढ़, एडल्ट है, CWSN है, वुमेन एजुकेशन है। तो इन सब की शिक्षा का प्रबंध का कार्य भी समुदाय का है। सार्वभौमिक शिक्षा की मांग की पूर्ति करता है, यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए समुदाय काम करता है, सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। फिर जो सामाजिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, इनका जो ज्ञान है, इनकी जो नॉलेज है, वो भी कम्युनिटी से ही हमें प्राप्त होती है। धन की व्यवस्था का काम भी कम्युनिटी का है। फिर जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके प्रति जो आलोचनात्मक अभिवृत्ति है, वो समुदाय की होनी चाहिए ताकि इन अभिवृत्तियों को दूर किया जा सके। फिर उसके बाद बात आती है स्टेट की, यानी कि राज्य की। तो आप देखिए, परिवार, विद्यालय, समुदाय से ऊपर उठ के राज्य की बात आती है। तो राज्य का मुख्य रूप से काम है पॉलिसी मेकिंग का, नीतियां बनाना। तो नीति निर्माण का काम है। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण करेंगे। ये शिक्षा योजना कैसे बनेगी, विद्यालयों की स्थापना कैसे की जाएगी, कहाँ कहाँ की जाएगी, कितने कितने डिस्टेंस पे होगी, कितनी क्या उसकी कहाँ पर किस एरिया में होगी, कैसे होगा, उसके लिए धन की व्यवस्था का काम होगा। यूनिवर्सल और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो इसका ध्यान रखेगा राज्य। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति का ध्यान रखेगा। और तो और जो स्कॉलरशिप्स हैं, बुक्स इत्यादि हैं, उनकी व्यवस्था का काम करेगा। पेरेंट्स को मोटिवेट करने का, प्रोत्साहित करने का काम भी राज्य का ही है। परिषद व समितियां, जो बोर्ड्स, कमिटीज वगैरह हैं, उसके लिए उसका गठन किया जाएगा। शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जाएगी। और तो और जो शैक्षिक शोध के कार्य हैं, उसको भी प्रोत्साहन करना राज्य का ही काम है। तो आप देखिए कि मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के जो साधन है, ये मिलजुल कर ही काम करते हैं और इनके माध्यम से ही समाजीकरण की प्रक्रिया संभव हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। टीचर की इसमें क्या भूमिका है? तो टीचर अकेला इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें पेरेंट टीचर दोनों का ही कोऑपरेशन होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पेरेंट और टीचर दोनों ही कोऑपरेट करें, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में हमने देखा, समाजीकरण के जो साधन है उसमें घर की भी एक अहम भूमिका, विद्यालय की भी अहम भूमिका है। दोनों की ही अहम भूमिका, इसलिए दोनों को ही मिलजुल के काम करना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी जो सोशली अप्रूव्ड हैं, उसी को ही पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, उसी को ही टीचर भी सपोर्ट करें, तो बच्चा सोशलाइजेशन के लिए तैयार हो सकता है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है, संस्कृति का प्रसारण। संस्कृति कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, किस तरह से जाएगी, ये काम भी टीचर का है, क्योंकि एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो उसे समाज से जोड़ने का काम करता है। सोशल आइडिया, सामाजिक विचारों को कक्षा तक लेकर आता है, अपनी शिक्षा के माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से वो सामने लेकर आता है। ट्रेडिशंस ऑफ स्कूल की परंपराएं जो हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि स्कूल एक तरीके से कहा जाता है कि समाज का लघु रूप है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उसका एक कह सकते हैं कि एक ट्रायल जो है वो स्कूल में हम ले सकते हैं। एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम उसे जानने का प्रयास कर सकते हैं। फिर टीचर का क्या काम है कि बच्चों को समूह कार्य में इन्वॉल्व करें, एनकरेज करें, समूह कार्य करने के लिए, मिलजुल के काम करने के लिए इन्वॉल्व करें। डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल फीलिंग्स, अंतर सांस्कृतिक भावनाओं का विकास भी टीचर को करना चाहिए। इंटरकल्चरल, क्योंकि विद्यालय में हम देखते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों से बच्चे आते हैं, तो हर संस्कृति का सम्मान करना है, हर संस्कृति के त्योहारों को एक साथ मिल करके मनाना है।
तो इस तरह से इंटरकल्चरल फीलिंग्स का डेवलपमेंट भी टीचर के ऊपर है। फिर हेल्दी कंपटीशन जो है उसकी फीलिंग बच्चे में डेवलप करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना भी शिक्षक की ही भूमिका है। इसी के माध्यम से स्वस्थ मानव संबंध बनाया जा सकता है, हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप बनाना भी टीचर का ही रोल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टीचर और पेरेंट्स दोनों मिल करके अपने अपने लेवल्स पर सोशलाइजेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये आज का जो विषय था हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसको हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, और कौन से मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन और टीचर का क्या रोल है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए आशा है उपयोगी रही होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।